हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र मीन्स मिरर फार्मूला। तो आप लोग हेडिंग करेंगे मिरर फार्मूला, या फिर इसी को बोलते हैं मिरर इक्वेशन। या फिर रिलेशन बिटवीन U, V and F for स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसका मतलब है, आप लोग इसको हिंदी में भी लिखेंगे, मिरर फार्मूला का मतलब दर्पण सूत्र। आपसे ये पूछा जा सकता है, या फिर मिरर इक्वेशन का मतलब दर्पण समीकरण। आपसे ये पूछा जा सकता है, या फिर गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। एक मिनट, यहाँ पर U लिख लेना है, U, V एंड F में संबंध। ये आप लोग हेडिंग, इसको 3 नामों से आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा दर्पण सूत्र, या फिर दर्पण समीकरण, या फिर गोलीय दर्पण के लिए U, V और F में संबंध। तो संबंध क्या होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। हाँ, एक चीज़ और, हमको ये जानना चाहिए कि U क्या है, V क्या है और F क्या है, तब हम इसमें रिलेशन डेरिवेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये भी लिख लेंगे हम लोग, जहाँ F क्या है, U क्या है, V क्या है और F क्या है। ठीक है, तो U जो है वो दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव का मतलब P से, पोल से ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु तक की दूरी। ठीक है, U क्या हो गया? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। V क्या होगा? दर्पण के ध्रुव यानी P से इमेज मीन्स प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है, F क्या होगा? ध्रुव से फोकस तक की दूरी। ये था आपका U, V और F मीन्स दर्पण के ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से लेकर उसके मुख्य फोकस तक की दूरी। इन तीनों दूरियों में क्या संबंध होता है, ये हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। चलिए डेरिवेशन देखिए इसका। ये रिलेशन था, इसका डेरिवेशन हम देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे।
आपके पास गोलीय दर्पण में दो दर्पण है, अवतल और उत्तल। मैं एक के लिए करा रहा हूँ, दोनों के लिए एक ही सूत्र लागू होगा। और चाहे आभासी प्रतिबिंब हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो, दोनों प्रतिबिंबों के लिए भी वो सूत्र लागू होगा। देखिए हम एक अवतल दर्पण ले रहे हैं ये, और इसके उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश कर दें। जब इसके उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश करेंगे तो दबा हुआ तल परावर्तक होगा। इस हिसाब से ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये परावर्तक पृष्ठ होगा जो दबा हुआ पृष्ठ है, उसके मध्य बिंदु को हम उसका पोल बोलते हैं, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। ये P ऐसे होगा। इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या बोल देंगे, दर्पण का ध्रुव बोल देंगे। ठीक है, ये P हो जाएगा, यहाँ पर लिख भी देंगे P। अब ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ ही तो भाग होगा, यहाँ से ऐसे, तो उसका कहीं केंद्र होगा यहाँ पर, ये C। तो उस केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये ठीक है, ये आपका क्या हुआ, दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। ये बिंदु P था पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र। C और P को मिलाने वाली रेखा उसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है। ये आपके दर्पण का द्वारक हो जाएगा M और M डैश। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब कोई हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यहाँ, उसको यहाँ कहीं ऐसे रख दें, मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक है, ये हम मान लेंगे ओ डैश आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप एक चीज़ प्रूफ कर चुके हो कि जो फोकस होता है वो C और P के मध्य बिंदु पर होता है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मध्य बिंदु पर होता है। तो हम ये भी सपोज कर लेंगे कि यहाँ C और P के बीच में कोई एक बिंदु होगा जिसको, जो क्या होगा, इस दर्पण का फोकस होगा, मुख्य फोकस होगा, ये चीज़। अब प्रतिबिंब बनने के नियम आप लोग पढ़े होंगे, गोलीय दर्पण द्वारा 3 नियम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण उसके फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या फिर फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल दर्पण। 2 नियम हो गया। तीसरा नियम, C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। बात समझ में आई? तो इन तीनों नियमों में से हमको कोई 2 नियम लगाना है, और इस वस्तु का, यानी जो ऑब्जेक्ट O डैश दिया गया है, इसका इमेज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, लगा दीजिए। पहला नियम हम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से उसके फोकस F से होकर जाएगी। थोड़ा सा इसको सही करेंगे, पैरेलल करेंगे। ये कहाँ से होकर जाएगी, इसके मुख्य फोकस से होकर। ठीक है, ये हो गया। डायरेक्शन दे दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चल रही थी प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जा रही है। दूसरा नियम लगाइए कोई एक, हम लगा देंगे C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। C का मतलब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। हम जानते हैं
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। बात क्लियर है? ये चीज़ यहाँ पर शो कर दीजिए। ये प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष सी से होकर जा रही थी, यहाँ पर टकराएगी, टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग पर ऐसे लौट जाए। ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर ओ डैश का इमेज बनेगा आई डैश। ध्यान ये रखना, ये दोनों ही प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्ट के हेड से चल रही थी, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर इमेज का हेड बनेगा। और ये दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं इस बिंदु पर, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये नीचे इसका हेड बनेगा इस तरीके से। क्लियर? और ये लंबवत था मुख्य अक्ष के, तो ये भी लंबवत होगा। इसको भी नाम दे दीजिए। ये आपका ओ डैश था, इसको हम मान लेंगे इमेज है, तो ये आई और आई डैश आपका रे डायग्राम बनके क्लियर हो गया। ठीक है, एक बिंदु का नाम और देंगे। हम ये मान लेंगे ये जो प्रकाश की किरण जो समांतर जा रही थी वो बिंदु ए पर आपतित होती है, बिंदु ए पर आपतित होती गिरती, वहाँ के बाद ये फोकस से होकर जाती है। एक रचना कर लीजिए, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए इस तरीके से। हम इस पर लंब खींच देंगे ऐसे, और इस बिंदु का नाम दे दीजिए नॉर्मल से यन। ये आपका पूरा का पूरा रे डायग्राम बनके क्लियर हो गया। बात समझ में आ रही है? एक चीज़ और हम यहाँ पर पहले ही लिख दे रहे हैं, हियर, यहाँ कलर चेंज कर लीजिए। यहाँ जो डिस्टेंस है यू वी और एफ, यू वी और एफ, ये फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम जानते हैं दर्पण के ध्रुव P से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी O, यानी P से लेकर O तक की जो दूरी होगी ये U से लिखा जाता है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग इसका जो मुख्य अक्ष है वो x अक्ष होगा ज्यामिति का, और दर्पण का ध्रुव जो होगा P वो मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो इस हिसाब से और सभी प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आपतित होंगी। ये तो इस हिसाब से ये x अक्ष की धन दिशा हुई, ये x अक्ष की ऋण दिशा, और ये y अक्ष की धन दिशा हुई, ये y अक्ष की ऋण दिशा। तो जो भी दूरी हम P के बाईं ओर मापेंगे वो नेगेटिव, और जो भी दूरी हम P के दाईं ओर मापेंगे वो पॉजिटिव। P से ऊपर जो डिस्टेंस मापेंगे वो पॉजिटिव, और P के जो नीचे डिस्टेंस मापेंगे वो नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चिन्ह लेने वाले हैं। तो हमने कहा क्या, दर्पण के ध्रुव यानी P से लेकर ऑब्जेक्ट O तक की जो दूरी होगी उसको हम U से लिखते हैं, और ये P के बाईं ओर मापी गई डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी OP क्या होगा, माइनस U के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए, दर्पण के ध्रुव से लेकर के, दर्पण के ध्रुव P से लेकर के इमेज I तक की डिस्टेंस, तो PI या फिर IP, बात देखिए इसको हम B से लिखते हैं, लेकिन ये भी देखो डिस्टेंस बाईं ओर मापी जाएगी तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग निगेटिव होगा। हाँ, दर्पण के ध्रुव P से लेकर फोकस F तक की जो डिस्टेंस होगी PF या FP, दोनों लिख सकते हैं। इसको हम फोकस दूरी स्मॉल f से लिखते हैं, ये भी अवतल दर्पण में बाईं ओर ही है, इसलिए ये भी नेगेटिव लिखी जाएगी। और एक डिस्टेंस का काम लगेगा, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, दर्पण के ध्रुव P से लेकर के उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र C तक के डिस्टेंस को हम R से लिखते हैं, यानी CP या PC क्या होगा, R के बराबर होगा वक्रता त्रिज्या।
ये भी बाईं ओर है अवतल दर्पण में, तो ये भी माइनस होगा। सारी डिस्टेंस आपने लिख लिया। अब आप इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हो। चलो फिगर थोड़ा सा छोटा करेंगे और कैलकुलेशन आप लोग देखिए, इतने पे दिख रहा होगा। ठीक है, लिखेंगे क्या? लिखेंगे इन डायग्राम किरण आरेख में देखिए, दो ट्रायंगल है आपके पास, कौन कौन से? सी ओ ट्रायंगल सी ओ ओ डैश, ये सी ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल सी आई आई डैश, सी आई आई डैश आर सिमिलर। मीन्स ये जो दोनों त्रिभुज हैं सी ओ डैश सी आई आई डैश, डायग्राम में हमको देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप कैसे पता चला? यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ध्यान देंगे, एक कोण इसका देखो 90 डिग्री है सी ओ ओ डैश का, तो एक कोण इसका भी देखो सी आई आई डैश, ये भी 90 डिग्री हो। बात समझ में आई? दो कोण इसके बराबर हो गए, एक कोण बराबर हुई। दूसरा कोण देखो, जितना कोण इसका ये होगा इस त्रिभुज का सी ओ ओ डैश का, उतना ही कोण इसका ये वाला कोण होगा सी आई आई डैश का, क्योंकि ये दोनों क्रॉस बना रहे हैं। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, और जितना ही कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा कहीं पर। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो एक कोण तो समकोण हो गया, दूसरा कोण क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया ये वाला दोनों। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। और यहाँ डायग्राम में देखो तो ये ऐसे ये एक जेड बन रहा है इस टाइप से, तो ये कोण इस कोण के भी बराबर होता है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये इस वाले कोण के बराबर है, ये ऐसे जाएगा ऐसे। बात क्लियर हुई? तो तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए हम कह देंगे ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और अगर त्रिभुज समरूप है तो हम लोग के पास एक थ्योरी होती है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। 10th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा कैसे पहचानेंगे? जैसे सी ओ ओ डैश में मैंने एक भुजा ले लिया ओ डैश, तो इसके संगत भुजा आपको लेनी है इस त्रिभुज में। बड़े आसानी से पहचानना है आपको, कोण के सामने की भुजा देख लेना बस। यहाँ पर देखो शीर्षाभिमुख वाला जो कोण लिए थे, इसी के कोण के सामने से भुजा ओ डैश थी। ठीक इसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी देखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण ये वाला था और इसके सामने की भुजा आई आई डैश है, यानी ओ डैश के संगत भुजा आई आई डैश हो गई। अब अगर मैं इसमें ले रहा हूँ सी ओ बड़े वाले त्रिभुज में, तो छोटे वाले त्रिभुज में इसके संगत भुजा क्या होगी? बड़े आराम से आप बोलेंगे, ये जो एकांतर कोण बनाए थे इसके सामने की भुजा यहाँ थी, तो यहाँ भी देखो एकांतर कोण ये था, इसके सामने की भुजा सी आई होगी। तो इस तरीके से आपको संगत भुजा पहचाननी है। अब इसमें सी ओ डैश तो इसमें सी आई डैश, ये संगत भुजा है। तो जो आपको काम हो, इसमें किन्हीं भी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। करके देखते हैं। तो जो जो हमको ज़रूरत होगी इस त्रिभुज की भुजाओं की, वही वही भुजा लेंगे। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला भुजा ले रहा हूँ ओ ओ डैश। देखिए अब कैलकुलेशन ओ ओ डैश बटे इसके संगत भुजा इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, तो ये देखो शीर्षाभिमुख कोण के सामने की भुजा ओ डैश थी, इसमें शीर्षाभिमुख कोण के सामने की भुजा आई आई डैश। तो यहाँ पर लिख देंगे आई आई डैश, ओ डैश बटे आई आई डैश। अब ये बराबर होगा, और भी भुजा बचे हैं उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। लेकिन ध्यान ये रहे कि आप पहले अनुपात में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को अंश में रखे हो, तो दूसरे अनुपात में भी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को ही अंश में रखोगे, तभी आपका सही होगा। तो ओ डैश ये देखो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा थी, इसीलिए अब दूसरे अनुपात में भी हम पहले बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को ही अंश में रखेंगे। तो एक भुजा मैं ले रहा हूँ सी ओ बटे, अब छोटे वाले त्रिभुज में आपको ढूंढना है सी ओ के संगत भुजा, तो सी आई।
क्योंकि ये एकांतर कोण के सामने की भुजा थी, है ना। इसमें भी देखो एकांतर कोण के सामने की भुजा सी आई होगा, ये सी। इसको आप बना दो इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई। अब दोबारा एक लैंग्वेज लिखेंगे, पुनः देखिए डायग्राम में, तो ट्रायंगल आई एन, वन मिनट, एफ एन ए, डायग्राम में देखिएगा, एंड ट्रायंगल एफ आई डैश आर सिमिलर। ध्यान देंगे डायग्राम में, देखिए एफ एन ए और एफ आई डैश, ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। और अगर ये दोनों भी त्रिभुज समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। पहले देख लेते हैं कैसे समरूप हुए ये दोनों। तो यहाँ पर देखिए एक कोण इसका ये 90 डिग्री है, तो यहाँ भी इसका कोण देखो 90 डिग्री है। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, तीसरा अपने आप बराबर होगा। फिर भी देख लीजिए इस तरीके का ऐसे ये बना रहे हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तीनों कोण बराबर हैं तो ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए हम इसमें भुजा ले लेंगे ए एन, कलर चेंज करेंगे थोड़ा, लिखेंगे ए एन बटे। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज का आपने एक भुजा ले लिया ए एन, छोटे वाले त्रिभुज में एफ आई डैश में उसके संगत भुजा ढूंढना है। तो ये देखो शीर्षाभिमुख कोण के सामने की भुजा ए एन थी, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण के सामने की भुजा आई डैश हो जाएगा। तो ए एन बटे आई डैश बराबर, दूसरी भुजा ले लीजिए एफ एन। अब फिर आपको बड़े वाले त्रिभुज का ही भुजा लेना है अंश में, क्योंकि आप एक बार ले चुके हैं। तो एफ एन बटे इसके संगत भुजा इसमें एफ आई, ये बात क्लियर। बट आगे चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यही लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ। ज्यामिति से देखिए, ये आपका ओ डैश ए एन एक आयत बन रहा है, और आप जानते हो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए एन बराबर होगा ओ डैश के। तो हम लिख देंगे बट ए एन इज इक्वल टू ओ डैश, ये दोनों बराबर होता है। तो जहाँ पर ए एन लिखा है वहाँ पर हम ओ डैश लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसका देखिए, ए एन की जगह पर हम लिखेंगे ओ डैश। क्या लिखेंगे, ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ एन अपान एफ आई ये हो, ठीक है। बट हम लोगों ने ओ डैश अपान आई डैश की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, सी ओ अपान सी आई। इक्वेशन फर्स्ट से वहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, जहाँ पर ओ डैश अपान आई डैश लिखा है वहाँ पर हम फर्स्ट से लिख देंगे सी ओ अपान सी आई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सी ओ अपान सी आई इज इक्वल टू एफ एन अपान एफ आई। कहाँ से लिखे हैं, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दी गई है, ओके। यहाँ पर हम एक लैंग्वेज लिखेंगे, लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है अगर दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक का मतलब एम डैश, ये परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा ये छोटा है कह रहा है, तो इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है अगर ये छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा अप्रॉक्सीमेट, ये एम डैश है मान लो, इस तरीके का दर्पण, तो ये जो बिंदु ए दिख रहा है आपको, ये बिंदु ए पी के बहुत समीप होगा,
बिंदु P के बहुत समीप होगा। और जब यहाँ पर कहीं होगा, मान लो ये आपका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ये बिंदु आपका A है, यहाँ पर ऐसे आप रेखा लेकर गए थे, मुख्य अक्ष के बहुत समीप। मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, छोटे दर्पण के द्वारक के लिए यानी उपाक्षीय किरणों के लिए जो मुख्य अक्ष के बहुत समीप से होकर जाती हैं, जितने भी फार्मूला प्रूफ करोगे इसी के लिए सत्य होंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम डायग्राम बड़ा बनाते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए, और लास्ट में लिख देंगे ये दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब ये। तब बिंदु ए यहाँ कहीं होगा यानी P के बहुत समीप, और जब वहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो जो बिंदु N मिलेगा आपको, यहाँ दिख रहा है थोड़ा दूर, वो N बिंदु P पर या P के बहुत समीप ही होगा। तो इनडायरेक्टली आपसे यही कह रहा है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हो, अर्थात बिंदु N P के बहुत समीप होगा। ये कह रहा है बिंदु N क्या होगा, ये बिंदु जैसे ही M डैश बहुत छोटा होगा तो बिंदु A P के यहाँ कहीं आसपास होगा, और वहाँ से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो बिंदु N जो होगा वो P के बहुत ही निकट मिलेगा, कह सकते हो लगभग P पर ही होगा। तो अब हम जहाँ बिंदु N है वहाँ P लिख सकते हैं, जहाँ P है वहाँ N लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अतः देखिए, अतः हम लिख सकते हैं ये जो Fn है ये लगभग Fp के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? जहाँ बिंदु N है वहाँ पर हम P लिख दिए। इस हिसाब से देखो इस समीकरण में, तब देन CO अपॉन CI इज इक्वल टू Fn की जगह पर P, Fp अपॉन Fi, ये हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान देंगे, CO, CI, Fp और Fi की वैल्यू हमको डायग्राम से देखो और बताओ कि हम लोग को पता है कि नहीं पता है। तो इसमें Fp को छोड़कर बाकी किसी की वैल्यू भी स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा कि पता है, क्योंकि Fp क्या है, फोकस दूरी और ध्रुव तक के बीच की दूरी है। तो ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है Fpa, उसको हम F से लिखते हैं। यही दूरी आपको पता है। न CO पता है, CO का मतलब क्या हुआ, ये वक्रता केंद्र से ऑब्जेक्ट तक की दूरी। न CI पता है, वक्रता केंद्र से इमेज तक की दूरी। न ही Fi पता है, यानी फोकस से आई तक की, इमेज तक की दूरी। तो इसको हम डायग्राम में देखेंगे और इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि उसकी वैल्यू हमको पता हो। देखिए उसी के टर्म में हम इसको तोड़ने वाले हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, CO हमको C से O तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। ये दूरी तो हमको पता नहीं है, लेकिन पूरी दूरी जरूर पता है। P से लेकर O तक की दूरी जरूर पता है, तो हम पूरी दूरी ले लेंगे और पूरी दूरी में से हम P से C तक की दूरी घटा देंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम घटा देंगे। देखो पूरी दूरी PO पता है, देखो यहाँ पर OP U होता है ध्रुव से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी। पूरी दूरी ले लेंगे और पूरी दूरी में से हम इतनी दूरी घटा देंगे तो हमको इतनी दूरी मिल जाएगा। मीन्स OP माइनस PO माइनस PC, ऐसा कर दो। पूरी दूरी ले लेंगे, CO की जगह पर लिखेंगे PO माइनस PC। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई PO। एक मिनट, हाँ अब देखो पूरी दूरी PO लेंगे और उसमें से PC घटाएंगे तो आपको OC मिल जाएगा। मीन्स OC की जगह या CO की जगह हम लिखेंगे क्या, PO माइनस PC। तो हमने CO को क्या किया, PO और PC के टर्म में तोड़ा है, और इसलिए तोड़ा है क्योंकि PO और PC की वैल्यू आपको पता है। फिर CI को तोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक की देखना डिस्टेंस, ये C से I तक की डिस्टेंस, ये आपको चाहिए। ठीक है, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन PC जरूर पता है। P से C सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R होती है, ये पता है।
और P से I तक की भी डिस्टेंस पता है, ये IP V के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम करेंगे क्या, पूरी डिस्टेंस लेंगे PC और पूरे में से हम PI घटा देंगे तो हमको इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। मीन्स हम CI की जगह पर लिखने वाले हैं PC माइनस PI, PC माइनस PI बराबर FP। तो FP तो आपको पहले से ही पता है माइनस F के बराबर, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यही लिखा रहेगा बटे FI, F और I, हाँ ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये वाली, ठीक है, F और I के बीच की डिस्टेंस, कोई बात नहीं। हमको P से I तक की डिस्टेंस यानी पूरी डिस्टेंस पता है, पूरी दूरी में से हम P से F तक की डिस्टेंस घटा देंगे तो हमको इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। यानी PI की जगह पर हम लिखें कितना है, हाँ FI की जगह पर हम लिखेंगे PI माइनस PF, PI माइनस PF। ये अब सारे डिस्टेंस को आपने इस टर्म में तोड़ा है कि सबकी वैल्यू आपको पता है, और अगर पता है तो सबकी वैल्यू पुट करो और आपका दर्पण सूत्र मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। PO ये आपका OP या PO बात एक ही है, माइनस U के बराबर है, पुट कर देंगे माइनस PC की वैल्यू तो R है, लेकिन हमको रिलेशन किस में प्रूफ करना है ये देखिए। तो हमको रिलेशन U, V और F में ये वाला प्रूफ करना है, इसमें R कहीं दिख नहीं रहा है। तो एक चीज़ हमको पता है कि R इज इक्वल टू होता है हियर 2F, यानी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर वक्रता त्रिज्या होती है, और इसका साइन कैसा था, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लगा देंगे। यानी जहाँ हमको R लिखना होगा वहाँ हम 2F लिख देंगे। कहने का मतलब क्या है, PC, तो PC की वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस 2F, तो PC की जगह पर लिखेंगे माइनस 2F और अपॉन PC, तो PC की जगह पर माइनस 2F और फिर माइनस PI, ये PI या IP की जगह पर माइनस B बराबर FP की वैल्यू माइनस F अपॉन PI की वैल्यू या IP की वैल्यू माइनस B और माइनस FP, माइनस हो गया FP की वैल्यू कितना है, माइनस F। अब आप देखिए इसमें केवल U, V और F है, इसी को कैलकुलेशन करके आप सॉल्व करिए। एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए, बस। चलो यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे, माइनस U माइनस माइनस प्लस 2F अपॉन माइनस 2F माइनस माइनस प्लस B और इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस B माइनस माइनस प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करवा दीजिए और इसका गुणा इसमें करवा दीजिए। अगला स्टेप देखिए, माइनस B प्लस U, माइनस B प्लस U और इनटू माइनस U प्लस 2F, माइनस U प्लस 2F बराबर माइनस F का गुणा इसमें कराइए, तो माइनस F इंटू माइनस 2F प्लस B, माइनस 2F प्लस B, ये इसी को सॉल्व करिए, गुणा कराइए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और U और B का गुणा UV, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और B का 2F में गुणा करेंगे तो 2FV, फिर U का गुणा कराइए, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस U और B का गुणा UV, ओके, नहीं ये U और U है, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस U और U का गुणा हो जाएगा U स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी प्लस 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 होगा और U का 2F में गुणा होगा तो 2
एफ यू बराबर, इसका गुणा कराएंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, एफ और एफ 2f का गुणा होगा तो 2f स्क्वायर। एक मिनट, हाँ ये गड़बड़ हुआ है, ध्यान देंगे भैया, माइनस बी प्लस एफ का गुणा इसमें होगा तो माइनस बी और प्लस एफ ये हो जाएगा, ठीक है। और इनटू माइनस यू प्लस 2f, अब सही है, माइनस एफ और फिर माइनस 2f प्लस बी, ये क्लियर है। अब आप गुणा कराइए, हाँ तो माइनस माइनस प्लस होगा, यू और बी का गुणा यू बी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, बी का गुणा 2f में करेंगे तो 2f v, यहाँ भी क्लियर है। फिर प्लस माइनस माइनस, f और u का गुणा होगा तो f u, फिर प्लस 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 ही रहेगा और 2f का f में गुणा होगा तो 2f स्क्वायर बराबर। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, f का 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, f और b का गुणा होगा तो f b। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलेंगे। 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस का है वो भी प्लस का, बराबर के उस पार है, लाओगे तो माइनस में वो कट जाएगा। यहाँ पे आप केवल यू वी को रोकिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो यू वी बराबर, वहाँ पर पहले से क्या था माइनस एफ बी, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस 2f v, और ये माइनस का है तो प्लस f u, सॉल्व इट। नेक्स्ट स्टेप, तो u v इज इक्वल टू, ये देखो एफ वी और एफ वी सजातीय पद है, जुड़े घटेंगे, तो ये माइनस का है वो प्लस का है, असमान चिन्ह है तो घटेंगे, चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का लगेगी, तो 2vf बड़ा है इसलिए प्लस लगेगा, और 2fv में से एक एफ वी जाएगा तो एक एफ वी यहाँ पर बच जाएगा, एफ और फिर प्लस एफ यू, ठीक है। हमको लाना क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एक काम करते हैं, इसमें आप u v f से भाग करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, u v को हम भाग करेंगे u b और f से, ऐसे ही इसमें भी f b को भाग करेंगे u v और f से, ऐसे इसमें भी f u को भी भाग करेंगे u v और f से। आपने किया क्या है तो यहाँ लिख देंगे u v f से भाग, f से भाग, ये चीज़ देखो, ठीक है। सॉल्व करिए, एक मिनट, u b से u b कटेगा, यहाँ एक बचेगा, ऐसे ही f से f कटेगा और b से b कटेगा तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ भी f से f कटेगा और u से u कटेगा तो यहाँ पर एक बचेगा, इसलिए यहाँ बचा क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही तो आपका 1/v, हाँ तो यही तो आपका दर्पण सूत्र है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दर्पण सूत्र का डेरिवेशन हो गया, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी, अगर क्लास समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।